स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अब तक हमने इम्प्लाइड वारंटी और इम्प्लाइड कंडीशंस के कर ली थी सारे। ठीक है, अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाकी सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। बहुत ही कम पॉइंट रह गए हैं तो स्लो चलूंगी। ठीक है, कल मैं जो बोलूंगी ना उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है, चलो अभी बच्चे यहाँ पे ये ध्यान रखो, ये जो अगला पार्ट है ना, ये बात करता है कि चीज अगर किसी को देनी है, बायर के हाथ में आती है जब भी चीज सेलर से, तो यहां से लेके यहां तक आने के लिए उस चीज को किन रूल्स को फॉलो करना है। मतलब यहां से यहां तक, सेलर से बायर तक आने का मतलब क्या है, सेलर ने बायर को क्या ट्रांसफर करनी है, ओनरशिप। अब सेलर का हक नहीं बनता उस चीज पे, सेलर ने अपनी चीज उठा के बायर को बेच दी। उस दौरान क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, वो सारी बातें। सबसे पहली बात, ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करनी है, जर्नल वाली, उस पर कोई भी बीच में स्टिपुलेशन टाइप नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप गुड टाइटल ही ट्रांसफर करोगे, जो आपका टाइटल, अगर आपकी चीज है तभी बेच सकते हो, या फिर आपके पास अथॉरिटी है बेचने की तभी बेच सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है किसी ने तभी बेच सकते हो। तो ओनरशिप जो आप ट्रांसफर करोगे, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करोगे ना रिस्क ट्रांसफर होगा ना उसे गुड्स डिलीवर्ड माना जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ओनरशिप ट्रांसफर करना कंपलसरी होता है। अब बच्चे, अब आगे जो भी पढ़ने हैं दे आर ऑल अबाउट द रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो हम देखेंगे, फर्स्ट वन इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स। ठीक है, ओवरऑल रूल बता रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर वो टाइप ऑफ गुड्स के हिसाब से वो स्पेसिफिक है तो कैसे उसे डिलीवर करनी है, कैसे उसे ओनरशिप देनी है। अगर वो अनसर्टेन है तो कैसे उसे ओनरशिप देनी है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि अगर वो सेल ऑन अप्रूवल हमने बेची है तब कैसे ओनरशिप दी जाती है। तो ये ओवरऑल ओनरशिप के अंदर के पॉइंट है कि ओनरशिप इस तरीके में ऐसे देनी है, या फिर राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें, ये जितनी यहां तक के पॉइंट है ना बच्चे, ये दिमाग में रखना। ये अलग अलग टॉपिक नहीं है, दीज आर इंटरकनेक्टेड। यहाँ पे बात की जा रही है कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर की जाएगी। जैसे पहले हम बात करें स्पेसिफिक गुड्स के केस में, कि जहां पे स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है, बायर ने गुड्स को पहचान लिया, सेलर ने भी पहचान लिया, और उसे वो चीज पता है कि कौन सी खरीदनी है, उस पर्टिकुलर नंबरिंग, उस पर्टिकुलर उसकी आरसी नंबर पता है कौन सी वाली खरीदनी है। तो जब भी आपने स्पेसिफिक गुड्स किसी को बेचनी होती है, ऑब्वियसली उसमें एक चीज देखनी है कि वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं, डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं। जैसे मान लो आप मुझे कहो कि मैम एक ना बुक बना दो हमें क्वेश्चंस की, हमें एक बुक चाहिए। मैं बोलूंगी ठीक है, मुझे पता लग गया आपको कौन सी बुक चाहिए, कैसे बनानी है, तो हम कहेंगे ठीक है स्पेसिफिक गुड्स है। अभी उसे जब बनेगी वो मैं कह रही हूँ कि बन चुकी है, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम दे दो, तो मैं कहूंगी नहीं अभी उसकी ना बाइंडिंग वगैरह करनी है तो रुक जाओ, फिर कॉपीज बना के देंगे। मतलब अभी आपको देने की हालत में नहीं है, बन चुकी है, पता भी लग गया आपने यही खरीदनी है, तो डिलीवरेबल स्टेट पे होनी चाहिए। जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आती है तभी वो बायर के हाथ में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैटर करती है इंटेंशन। इंटेंशन किसकी इंटेंशन मैटर करती है, सेलर की, कि सेलर उसे बेचना चाहता है या नहीं। ठीक है, बायर ने कह तो दिया ये खरीदूंगा, अब सेलर वो चीज बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता है, या जब ये दोनों चीजें रेडी हो जाएंगी, मतलब गुड्स रेडी, सेलर बेचने को तैयार है, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये हो गया डिलीवरेबल की स्टेट में। अब डिलीवरेबल में वही बात, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेज, कि वो डिलीवरेबल स्टेज तक आपने पहुंचानी है। प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट और डिलीवरी। और बहुत कहता है अगर आपकी इंटेंशन भी दिख गई ना कि आप बेचना चाहते हो, आप तैयार हो, आपकी पैकिंग वगैरह का प्रोसेस चल पड़ा है, तो हम कहेंगे ठीक है आपने स्पेसिफिक गुड्स सोल्ड कर दी, चाहे अभी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, चाहे अभी पेमेंट आनी बाकी है, तब भी वो हो चुका है क्योंकि आपने उसे डिलीवरी के प्रोसेस में डाल दिया। ठीक है, अब स्पेसिफिक गुड्स को आपने कब डिलीवरी करनी होती है, कब किसी को देना होता है, जब आपने आपस में डिसाइड कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। पहला स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को बायर और सेलर दोनों फॉलो करने के लिए तैयार है। ठीक है, दोनों फॉलो करेंगे और फिर सेलर बायर को उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे विद ओनरशिप। मतलब ये स्टेप्स है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, बैठो बातें करो, आपस में सारी कंडीशनें डिसाइड करो, फिर बायर और सेलर उन सारी कंडीशनों को बाउंड करके डिसाइड करेंगे हाँ ठीक है ये सब सही है, अब डिलीवरी के लिए गुड्स तैयार है,
फिर सेलर गुड्स जाके बायर को डिलीवर कर दे। ठीक है, पढ़ के देख लो, चाहे देखो वही चीजें लिखी है। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर पुटिंग इट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। अब सेलर तैयारी करेगा बी को देने के लिए। प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, मतलब जब तक दोनों जाने फॉलो नहीं करते, दोनों के नोटिस में वो चीजें आ ना जाए कि डिलीवरी होने वाली है, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तभी मैंने उसको 3 स्टेप्स में बोला, पहले कॉन्ट्रैक्ट बना लो, बायर और सेलर को पता होना चाहिए, दोनों को नॉलेज मिल गई है और सेलर उससे बायर को ट्रांसफर करने की पोजीशन में लेके आ रहा है, जैसे पैकिंग कर रहा है या उसके नाम का बिल बना रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रांसफर करने वाला। डन बच्चे, ये पॉइंट समझ में आ गया स्पेसिफिक वाला। ये हो गया बच्चे जब वो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है। ठीक है, बेच सकता है, वो रेडी है, बस पैकिंग ही करनी है, रेडी है पूरी। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि अभी डिलीवरेबल स्टेज में उसको लेके आना है। अभी वो डिलीवरेबल स्टेज में नहीं पहुंची है, अभी वो जस्ट रेडी टू पैक होने से एक कदम पीछे, अभी वो रेडी टू पैक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बनता है, पहली बात कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे जरूरी है ही है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे फिर सेलर को कहा जाता है कि सेलर एक काम करो ना, अगर आपने अभी तैयारी नहीं की, नापा नहीं उस चीज को या पैकिंग नहीं शुरू की है, तो बायर से पूछ लो क्या वेट चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कैसी चाहिए, वो सबसे उसका मैच करने की कोशिश करो, फिर उसे डिलीवरेबल स्टेट में डालो। मतलब यहाँ पे अभी चीजें पैक हुई नहीं है, तो कहते हैं कि पैक करने से पहले ये बैठ के सारी बातें डिसाइड कर लो कॉन्ट्रैक्ट में, कि उसे पूछ लो कि कितना चाहिए, हाउ मच, क्या तूने चेक करके भी देखना है या एक बार आके इंस्पेक्शन करनी है तो देख लो, सैंपल से मैच करना है तो देख लो, क्योंकि अभी पैकिंग हो ही नहीं, अभी डिलीवरेबल स्टेज में गई नहीं है चीजें। ठीक है, जैसे ही यहाँ से यस आ गई, अब डिलीवरेबल स्टेज में आ गई हैं चीजें, फिर उन चीजों को पैक किया जाएगा और आगे बायर को दे दिया जाएगा। ठीक है, बस एक ये चीज बीच में एक्स्ट्रा, ये वेइंग वगैरह की, कि आप पहले उसकी मेयरमेंट वगैरह अच्छे से कर लो, अगर अभी उसे डिलीवरी की स्टेज में नहीं डाला। जैसे हमने वो जूसर की एग्जांपल ली थी कि कहीं पे तो जैसे मान लो आपने पेप्सी पीनी है, कई जगह जाते हो तो वो बॉटल्ड पेप्सी देते हैं, बॉटल पेप्सी उठाई आपको दे दी, तो वो क्या थी, पुरानी, ये पहले वाला पॉइंट कि डिलीवरेबल स्टेज में चीज थी, उठाई आपको दे दी। ठीक है, अब डिलीवरेबल स्टेज में लाने के लिए कई बार होता है ना कि उन्होंने अपने पास एक अलग से टैंकर रखा होता है, उसमें से कप में डाल के देते हैं, तो वो पूछेंगे सर स्मॉल कप चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, तो वो आपसे वेट मेयरमेंट वगैरह पूछ रहा है, ताकि आपको देने लायक स्टेज में डाल सके उसे। आपने लार्ज कप मांगा तो उसने लार्ज कप उठाया, पैक किया, आपको दे दिया, तो इट्स अ काइंड ऑफ कि अभी डिलीवरेबल स्टेज में पहुंचा के फिर डिलीवरी की। ठीक है, बस 2 ही पॉइंट है, इसको ज्यादा ना वो कंफ्यूज नहीं करना कि पता नहीं क्या ही लिखा है। बस स्पेसिफिक गुड्स में 2 चीजें, डिलीवरेबल स्टेज में है या अभी जाना बाकी है। डिलीवरेबल स्टेज में ऑलरेडी है तो कॉन्ट्रैक्ट करो, सेलर और बायर आपस में फॉलो अप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, चीजों को समझेंगे और बस बिक गई, सेलर उसे ट्रांसफर कर दे। डिलीवरेबल स्टेज में अगर अब पहुंचानी है तो फिर क्या करना है, वहां पे सेलर और बायर बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेलर इंश्योर करेगा बायर को कितना चाहिए, कैसे चाहिए, वेट एंड मेजरमेंट वगैरह देख के फिर उसे डिलीवरेबल स्टेज में लाके उसे डिलीवर कर दे। ठीक है, डन बच्चे। चलो आगे, अनसर्टेन गुड्स। ऑब्वियसली अनसर्टेन गुड्स में तो यही नहीं पता क्या पीना, जैसे होता है ना कई बार हम कहीं जाते हो तो वहां पे खड़े 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स में ऑप्शन है, तो हम सोचते रहते हैं ये वाला पिए, ये वाला पिए, ये वाला पिए, मतलब हमने उसे बताया नहीं अभी कौन सा, तो अभी असर्टेनमेंट भी बाकी है। ठीक है, तो अगर वो चीज जब तक अनअसर्टेन असर्टेन में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक वो डिलीवरी या सोल्ड मानी नहीं जाती। बस यही इसमें मेन पॉइंट है कि अनअसर्टेन को पहले कन्वर्ट करो असर्टेन में, जैसे ही वो असर्टेन में कन्वर्ट हो गया फिर सारे पॉइंट वही है असर्टेन वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, द गुड्स टू विच विद डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी, कहते कोशिश करो वो मैच हो जाए जो भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी दी गई है, ताकि मैच होने का मतलब हम क्या बनाना चाहते हैं उसे असर्टेन में, अन से हम उसे असर्टेन में कन्वर्ट करें, मैच करके देख रहे हैं कि अच्छा यही वाली है। फिर जब मैच हो गई अब डालो उसे डिलीवरेबल स्टेट में। ठीक है, गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेटमेंट। अब जैसे ही वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए तो उसकी विलिंगनेस भी देखनी है, विलिंगनेस मतलब इंटेंशन, वही वाले सारे पॉइंट बच्चे जो अभी असर्टेन में पढ़े, कि उसकी इंटेंशन हो देने की, सेलर की। ठीक है, अब एक वर्ड यूज किया था, मुझे शायद अवनीत ने क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स।
एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अगेन बच्चे अगर सोचा जाए तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? वही है ना कि अब जैसे मान लो आपकी कोई शॉप है, शोरूम है आपका, ठीक है? वहां पे कोई इंसान आता है, आपको कहता है सर ये चीजें दिखा दो, मैंने ये खरीदना है, ठीक है? हमने उसे पहचान करवा के, उसको पसंद करवा के चीजें साइड पे की, फिर वो बैठ के 2 मिनट वेट करता है कि हम पैक वगैरह कर दें, समझते हो? तो उसने जो जो डिस्क्रिप्शन दी है, जो जो सैंपल देखे हैं, जो जो हमें उसने बोला है, हम उस अकॉर्डिंग, कई बार होता है ना जैसे शू स्टोर्स में जाते हैं तो उन्होंने एक ही साइड ऑफ शूज, लेफ्ट साइड या राइट साइड ऑफ शूज ही रखे होते हैं, फिर जैसे ही आपको वो फिट आ जाता है फिर उसके साथ का दूसरा शू वो मंगवा लेते हैं कि सर आ रहा है आप दूसरा शूज। तो इट्स अ काइंड ऑफ कि पहले वो आपसे पूछते हैं, पसंद करवाते हैं, पसंद हो गया फिर वो लेके आते हैं उन चीजों को, उनको कहते हैं एप्रोप्रिएशन करना, सैंपल के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, कि चीजें चूज कर ली जाए पैकिंग के लिए, ठीक है? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नन अदर देन यही चीज है। आप सर्टेंड और अनसर्टेंड वाले सारे पॉइंट वहां पे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, ठीक है? और जो भी वो फिर चीजें एप्रोप्रिएट करके बायर के सामने रखेगा, सर ये देखो आपने जो जो मंगवाया था ये आपके सामने आ गया, फिर बायर उस पर असेंट देगा, असेंट मतलब यस बोलेगा कि बायर को पसंद आ गई है या नहीं आ गई है, ठीक है? तो असेंट लेनी जरूरी होती है एप्रोप्रिएशन से पहले, ठीक है? अगर आप बाद में लोगे तो थोड़ी गड़बड़ होती है कि आपने सारी चीजों पे इतनी मेहनत कर दी, अब बायर कह रहा है ये नहीं लेना, तो इसलिए असेंट हमेशा बंदा पहले लेता है कि सर ये सैंपल देख लो, फिर हम उसके साथ की चीजें मंगवा देते, ठीक है? फिर उसमें बच्चे एक पॉइंट था कि कई बार बायर सीधा नहीं लेने आता, बायर भेज देता है, बायर कहता है फोन करके, दूर रहता है तो वो कहता है मेरे को भिजवा दो, ठीक है? तो वहां पे वो जो कैरियर वाला बंदा है, कैरियर वाला बंदा जैसे ट्रक वाला पर्सन है, उसे हमने चीज दे दी, तो कैरियर वाला बंदा एक तरह से वो बंदा हो गया, अच्छा ठीक है, कैरियर वाला पर्सन एक तरह से वो पर्सन हो गया जिससे आपने चीजें दी हैं, वो आपकी चीजें वहां से सेलर से उठा के बाहर तक पहुंचाएगा, तो उसका पर्पस क्या है? चीजों को सिर्फ डिलीवर करना, ठीक है? और गुड्स जाके वो उन्हें देगा, ठीक है? और वो ये नहीं कहीं पे भी कह सकता कि मैं ये गुड्स मेरी हैं, सिर्फ उसे डिलीवरी करने को दी है, तो इसका मतलब ये नहीं गुड्स उसकी होगी। जैसे आपने स्विगी से पिज्जा मंगवाया, डिलीवरी मैन का काम है रेस्टोरेंट से पिज्जा उठाए आपको दे दे, वो रास्ते में खुद थोड़ी खा सकता है, नहीं खा सकता। वही चीज है कि उसको उसके लिए वो राइट नहीं है डिस्पोजल का, उसका राइट नहीं है, उसकी चीजें नहीं है, उसका बस इतना सा काम है ट्रांसमिट कर दे सेलर से लेके बायर तक की चीजें, ठीक है? चलो मैं ये थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ एप्रोप्रिएशन वाला। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मान लो ये शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर कम से कम 6 बिस्किट्स के पैकेट है, ठीक है? नंबरिंग लगा के 6 बिस्किट्स के पैकेट रखे हैं, मिस्टर बी बायर है, ठीक है? उसने खाने चॉकलेट वाले बिस्किट्स, ठीक है? इसमें सेकंड और थर्ड नंबर वाला बिस्किट चॉकलेट वाला है, ठीक है? अब सेलर वहां पे खड़ा, सेलर कहता सर सिर्फ इतना बोलोगे चॉकलेट वाला बिस्किट चाहिए तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप बताओ कैसा चाहिए, क्रीम बेस्ड चाहिए, पूरा ही चॉकलेट ही चाहिए, या उसके अंदर कोई और क्रीम चल जाएगी? तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, वो उसे वैरायटी बता रहा है, सर मेरे पास 2 वैरायटी पड़ी। तो मिस्टर बी ने कहा सर चॉकलेट वाला कोई भी चलेगा, आपके पास जितने भी है ना आप उस हिसाब से 2 डब्बे दे दो मुझे। तो उसने ठीक है, एक डब्बा एक तरह के बिस्किट का उठाया, एक डब्बा एक तरह के बिस्किट का उठाया। ये वो कर क्या रहा है? सेलर एप्रोप्रिएशन कर रहा है। एप्रोप्रिएशन अगर सच में कहा ना तो चीज को बेचना है। अब आप खुद बताओ, किसी को चीज बेचनी है तो उसे पहले क्या दिखाते हो? सैंपल। उसे जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो कई बार कहते हैं ना सर टेस्ट करके देखो, आपको टेस्ट अच्छा लगा यही पैक कर देते हैं। तो वो कर क्या रहा है? सेलर एप्रोप्रिएशन कर रहा है गुड्स की। वो आपकी असेंट लेना चाहता है, वो आपसे पूछना चाहता है सर ये देखो सैंपल, देखो अच्छा लग रहा है, ये देखो आपने जैसा डिस्क्राइब किया था ना वैसा ही बना दिया, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगेगा आप यस बोल दोगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो जाएगा, फिर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का ही मतलब ही है कि सेलर बेचता है जब, तो क्या सोच के बेचेगा, चीजें कैसे चूज करेगा कि आपको ये चाहिए, तो उसमें वो कुछ चीजों की हेल्प लेता। भाई यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है, मैं आपको एप्रोप्रिएशन के पॉइंट पढ़ के बोल देती हूँ। जैसे देखो पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं, पहला पॉइंट ही ये है, जैसे अब नीट ने क्वेश्चन भेजा था तो मैं बाकियों को भी भेजूंगी। पहला पॉइंट कहता है गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। ऑब्वियसली हम भी वही कहना चाहते हैं कि उसने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट में कोई भी वैरायटी चलेगी, तो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी कर दी, एप्रोप्रिएशन हो गई हमारी। उसके बाद में उसकी पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो द गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, दूसरा पॉइंट ये आ गया।
तीसरा पॉइंट हो गया द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली डिलीवर्ड। मतलब कि ये नहीं है कि डिलीवरी के टाइम पे आप आना-तानी कर रहे हो, उसे कहोगे सर नहीं ये आप ना यहाँ से लेके जाओ। जैसे कई बार केक ओनर्स करते हैं ना, वो कहते हैं घर पे डिलीवरी देके जाते हैं, सर आप मेल्ट कर दोगे रास्ते में। तो वो बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन लग रही है डिलीवरी की। चाहता ये है बायर की अनकंडीशनल डिलीवरी की जाए, कि डिलीवरी के टाइम पे कोई कंडीशन मत रखो, ठीक है, कि कोई भी बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए डिलीवरी के। आफ्टर दैट एप्रोप्रिएशन मस्ट बी डन विद द असेंट ऑफ बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। वही तो बात है बच्चे, दोनों से पूछ लो। अब बायर को जब आप डब्बा पैक करके दिखाओगे ना, सर ये देखो ये डाला है, तो बायर कहेगा हाँ सर ये ठीक है, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ असेंट लो, उससे कि पैकिंग कर दी हमने। वो जो असेंट है, वो चाहे वो राइटिंग में दे, चाहे वो बोल के दे, दोनों तरह की चल जाएगी, ठीक है। और असेंट आप दोनों तरीके से ले सकते हो। कई बार होता है कि किसी ने फोन पे ऑर्डर दिया और आपने उस चीज को पैक करके रखा हुआ है, वो बाद में आया और उसने चेक करके देखा बॉक्स खोल के कि सब डाल दिया या नहीं डाल दिया। तो आफ्टर अप्रोप्रिएशन भी कई बार असेंट होती है, कई बार बिफोर अप्रोप्रिएशन भी होती है। चीज को ना थोड़ा प्रैक्टिकली समझो कि चीज को बेचा जा रहा है। तो जब बेचा जा रहा है तो चीजें पैकिंग, आप एक दुकान पे आप भी तो कोई कई बार चीजें खरीदने जाते हो ना, आप उसे पहले बताते हो क्या चाहिए। तो वही सारे पॉइंट्स हैं, उसी सीरीज में सारे पॉइंट्स बने हुए हैं कि कैसे उसे सैंपल और डिस्क्रिप्शन से मैच करना है, फिर उसे डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना है। ठीक है, एक बार इसे देख लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाइज देखने में सिंपल लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आगे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अप्रूवल पे जब आप किसी को चीज बेचते हो तब तक उसके नाम पे वो चीज ट्रांसफर नहीं हो जाती जब तक वो बंदा अप्रूवल की यस ना बेच दे। मतलब ए से बी के पास ट्रक गया, बी बोलेगा यस सर ठीक है मैंने चेक कर लिया अप्रूव्ड, ठीक है डन। अगर उसने ये नहीं बोला, पर उसके पास टाइम बहुत हो गया, वो सामान पड़े हुए वेटिंग में, तो अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगी, फिर उसे यस बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यस ही है, अब वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसे नोटिस ऑफ रिजेक्शन वगैरह देना चाहिए। या फिर उसने कुछ ऐसा कर दिया कि किसी और को बेच दिया सामान, ठीक है, तो उसे भी क्या बोला जाता है कि उसने यस बोल, या उसने यस बोल के कहा हो, या उसका टाइम एक्सपायर हो गया, या उसने वही सामान उठा के आगे किसी को बेच दिया। ठीक है, तो तब भी उसे हम क्या कहेंगे, बिक गया। ठीक है, एक और बच्चे ने इसी पॉइंट के बारे में एक डाउट पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था बच्चे, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ आप सबसे। क्वेश्चन ये था कि ए ने बी को डिलीवरी दी, बी ने सी को डिलीवरी दी, सी ने डी को डिलीवरी दी। ए ने बी को डिलीवरी दी ऑन अप्रूवल बेसिस, बी ने सी को दी ऑन अप्रूवल बेसिस, सी ने भी डी को दी ऑन अप्रूवल बेसिस। अब डी के पास जब सामान पहुंचा तो वो सामान चोरी हो गया, लोस्ट, चोरी कर लिया किसी ने। अब कौन बियर करेगा लॉसेस? लॉसेस विल बी बोर्न बाय हु? लॉसेस किसके होंगे? क्योंकि हर कोई आगे अप्रूवल बेसिस पे बेच रहा है उसी सामान को, उसी चीज को, वही बॉक्स आगे आगे जाई जा रहा है अप्रूवल बेसिस पे। तो आप सब सोच के बताओ बच्चे किसकी गलती होगी? है जिसके पास ओनरशिप है ना, वही आगे बेच सकता है। अब इसमें थोड़ा मैथ भी इन्वॉल्व है, अगर मैं बोलूँ ना इसमें मैथ भी इन्वॉल्व है। सबसे पहले मैं किसी एक बंदे को पिक्चर से बाहर निकालना चाहती हूँ, वो ये है कि आखिरी अप्रूवल मांगी गई है डी से। आखिरी अप्रूवल किससे मांगी गई है? डी से मांगी गई। आखिरी अप्रूवल किससे मांगी गई है? डी से मांगी गई। ठीक है, अब डी से अगर अप्रूवल मांगी गई है तो दैट मीन्स सी के पास भी अभी, डी के पास तो बिल्कुल भी ओनरशिप नहीं। अगर ओनरशिप की बात करें डी के पास नहीं, क्योंकि उससे अप्रूवल मांगी जा रही है, तो जिसकी ओनरशिप होती है रिस्क भी उसी का होता है। ठीक है, ये पहले ये चीज दिमाग में रखो। यहाँ पे ढूंढने वाला पॉइंट है ओनर कौन है, इस डब्बे का ओनर कौन है। अब आते हैं इस पे, सी ने आगे अप्रूवल बेसिस पे किसी को बेची है वो चीज, सी ने आगे अप्रूवल बेसिस पे किसी को बेची है चीज, तो इट डजंट मीन कि वो चीज बिक गई। क्या वो चीज बिक गई? एवरीवन, दैट थिंग नो रिमेन्स मैम। द सेम। तो इस पॉइंट में यहां पे क्या ये वाला पॉइंट मीट हुआ? ये समझाओ मुझे। क्या ये वाला पॉइंट पूरा हुआ?
सी की तरफ से। सी या तो यस बोलेगा बी को, या सी का टाइम एक्सपायर हो गया हो, या फिर सी ने किसी को सेल कर दिया हो। देखो सी के हाथ में वो चीज सेल सोल्ड कब मानी जाएगी, जब सी ने 3 काम किए हो। सी ने यस बोल दिया, ठीक है, सी ने उसे टाइम एक्सपायर हो गया रिजेक्शन का, नो बोलने का, और सी ने उसे आगे बेच दिया। अब सी का वो सामान आगे बिका ही नहीं, तो क्या सी ने बेचा है वो सामान आगे? सी ने वो सामान आगे बेचा नहीं ना, दैट मीन सी ने बी को अप्रूवल नहीं दी। नो अप्रूवल गिवन टू बी। ये कंडीशन सीधा सीधा ये कहती है कि आपकी एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब आपने आगे सेल कर दी है। क्योंकि डी के पास सामान पहुंचा नहीं, बी के पास जाके सामान लॉस हो गया, तो डी ने कहा होगा मैं अप्रूव नहीं करता। ठीक है, सी अब आगे बेच नहीं पाया, तो ऑब्वियसली सी भी बी को क्यों अप्रूवल करेगा? सी बी से मना करेगा कि मेरी अप्रूवल नहीं है। अब आती है बारी बी की। मैम ऐसे तो ये चेन चलती जाएगी पीछे पीछे, ऐसे तो ये चेन पीछे पीछे चलती जाएगी। वो कहेगा मैंने अप्रूवल नहीं दी, वो कहेगा मैंने अप्रूवल नहीं दी। बिकॉज सी ने आगे सामान उठा के किसी और को बेच दिया, इट मीन्स कि बी की सेल वहीं पे कंप्लीट हो गई। बी का सामान सोल्ड है बी की तरफ से। बी हैव सोल्ड द सामान। बी ने आगे सामान सेल कर दिया। अगर आसान शब्दों में इस चीज कहानी को और सिंपल करके बोलने की कोशिश करूं, तो मैं आपको कहानी समझाती हूँ। जो ए है, ही इज द एक्चुअल ओनर। स्टार्टिंग में ए ने उठा के चीज दी बी को, बी ने सामान चेक किया, बी को अच्छा लगा, बी ने सामान उठा के सी को दे दिया, बी ने अप्रूवल दे दी। अब आते हैं सी पे। सी के पास सामान आया, सी को सामान अच्छा लगा, सी के पास डी से ऑर्डर आया हुआ था, सी ने सामान उठा के दे दिया डी को। डी बोल रहा है सामान गुम हो गया, सामान गुम हो गया। तो अब सी बी को बोलेगा मेरा सामान बिका ही नहीं, मुझे नहीं पता सामान कहाँ है। तो सी की बेचने वाली कंडीशन पूरी नहीं। अब क्योंकि डब्बा एक्चुअल में उठ के यहां से यहां गया, यहां पे उसकी ट्रेल मिसिंग है ही नहीं। अगर आप लीगली इस चीज को लिखना चाहो ना, तो आपको बस कुछ स्पेशल तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, जिससे ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं, तो आपने कहना है कि मैम 3 चीजें चाहिए। पहली चीज कि उसको अप्रूवल एक्सप्रेस करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसने रीजनेबल ट्राई किया, नोटिस के पहले वो रिप्लाई नहीं दे पाया, ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि अप्रूवल। या फिर कुछ उसने ऐसा कर दिया कि आगे ट्रांसफर कर दिया। ये 3 पॉइंट उस आंसर में आपके आने ही चाहिए, ठीक है। अभी बच्चे यहाँ पे टाइटल ऑफ गुड्स का वर्ड जरूर यूज करना कि टाइटल कैसे ट्रांसफर हुआ। टाइटल कैसे ट्रांसफर हुआ? टाइटल की बात करें तो ए का फर्ज बनता है बी को सामान देना। ए ने बी को सामान दे दिया, बी ने खुशी से रखा, और बी ने आगे किसी और को सामान दे दिया, तो ए और बी के बीच में तो टाइटल ट्रांसफर 100% हो चुका है। अब आते हैं बी पे। बी ने सामान वो लिया, बी ने वो आगे किसी को दे दिया, ठीक है, तभी उसने ए को कहा हाँ ओके है, मुझे अप्रूव्ड है, ठीक है। उसने वो सामान जब सी को दिया, तो सी वॉज ऑल्सो हैप्पी कि उसे सामान मिल गया। अब सी के हैंड में एक ऑर्डर आया हुआ था, तो सी ने, हो सकता है क्योंकि डी के पास जाके सामान गुम हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी ये गेम प्ले कर सकता है, ये बोल सकता है कि मैंने आगे बेचा ही नहीं, सामान गुम हो गया, आई एम नॉट द ओनर। अब बी ये बात ए को नहीं बोल पाएगा, बी ये बात ए को नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बी के कंट्रोल के बाद चीज गुम हुई है। ए के कंट्रोल के बाद नहीं गुम हुई, बी के बाद ही चीज गुम हुई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी इज द कल्प्रिट, बी को लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल इन द सेंस हमने पढ़ा था कि जो सेलर होता है, सेलर के पास राइट होता है, ठीक है, और बायर के पास भी राइट होता है। डिस्पोज का पहले मीनिंग समझो कि डिस्पोज का मतलब होता है कि चीजों को हम आगे सेल कर सकते हैं या खुद यूज कर सकते हैं। कौन बंदा कहेगा कि मैंने डिस्पोजल का राइट रिजर्व करना है, कि मैं इसे डिस्पोज ऑफ कर पाऊं? अनपेड सेलर, जिसको पैसे अभी नहीं मिले, पर ये बोल दिया गया सर हमें सामान बेच दो। अब वो डर रहा है खड़ा कर, मैं इसको सामान बेच दूंगा ना, बाद में पेमेंट नहीं आएगी,
तो उसके पास एक राइट होता है कि वो डिस्पोजल का राइट अपने पास रिजर्व रखे। वो कहेगा तब तक डिस्पोज नहीं करूंगा सामान, तब तक सर आपको नहीं बेचूंगा जब तक पेमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है स्पेसिफिक गुड्स का, वहां पे स्पेसिफिक गुड्स को अपने पास संभाल के कई बार सेलर रख लेता है, या फिर सेलर कह देता है कि एक काम करते हैं, आप जब पेमेंट दोगे ना सर तब आपके यहाँ मैं डिलीवरी करवा दूंगा। ठीक है, तो सेलर ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना चाहता है कि मैंने डिस्पोजल का राइट अपने पास रखा है, मैं देखूंगा मैंने कब आपको ट्रांसफर करनी है। जैसे वो एक कंडीशन लगाएगा, कंडीशन एक एग्जांपल के लिए बोल देते, उसने कहा सर जब पेमेंट आएगी, ये उसने कंडीशन लगा दी, सर मैं उसी दिन डिस्पोज करूंगा जिस दिन पेमेंट आएगी। तो ये सेलर का हक बनता है कि वो डिस्पोजल का राइट अपने पास रखे, वो डिसाइड करेगा उसने कब देना। अगर उसने कंडीशन लगा दी कॉन्ट्रैक्ट में कि सर पेमेंट के टाइम पे दूंगा, तो पेमेंट के टाइम पे ही मिलेगा। ठीक है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गुड्स पता है कौन सी बेचनी है। सेलर में बी बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन, सेलर चाहे तो रिजर्व कर सकता है अपना राइट डिस्पोज करने का, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। जैसे सेलर कहेगा जब तक सर आप पेमेंट नहीं करोगे मैं नहीं दे रहा सामान, तो वो सामान ना देने का राइट रिजर्व कर रहा है, मतलब राइट ऑफ डिस्पोजल, कि वो डिसाइड करेगा उसने कब सामान डिस्पोज करना। अब ओवरऑल पर्सपेक्टिव मत भूल जाना, हम कौन से पॉइंट पढ़ रहे हैं, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी। पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक गुड्स में कैसे ट्रांसफर होगी, फिर हमने पढ़ा कि अनसर्टेन गुड्स में कैसे ट्रांसफर होगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कैसे ट्रांसफर होगी। अब राइट ऑफ डिस्पोजल कौन रख सकता है, ये सारे रूल्स हैं, रूल्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चे अगर हम कहें कि मैम प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दे, रिस्क कब ट्रांसफर होगा, जब तक चीजें की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन द सेंस जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, कहते जिसके नाम पे ओनरशिप है उसका रिस्क, जिसकी अभी हम एग्जांपल पे डिस्कस कर रहे थे कि जिसके नाम पे अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई उसका रिस्क नहीं हो सकता। तो बायर के पास तभी रिस्क जाता है अगर बायर ओनर बन गया, अदरवाइज सेलर के पास रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि तभी रिस्क बायर को दिया जा सकता है जब बायर को एक्चुअल में डिलीवरी हो चुकी। इफ डिलीवरी इज डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर, मान लो सेलर ने गलती कर दी डिलीवरी करने पे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे और द बायर गुड्स रिमेन्स एट द रिस्क ऑफ पार्टी इन डिफॉल्ट। फिर देखेंगे फॉल्ट किसका है, गलती से रह गई ना डिलीवरी, अब फॉल्ट देखेंगे फॉल्ट किसका है, जिसका फॉल्ट उसका नुकसान। मतलब यहाँ पे नहीं, हम फॉल्ट के केस में ये नहीं कह सकते कि सेलर का रिस्क है या बायर का रिस्क है, वहां ढूंढना पड़ेगा किसकी गलती। अदरवाइज जब तक बायर को दे नहीं दी जाती चीज तब तक सेलर का रिस्क, जैसे ही बायर के नाम पे ओनरशिप बेच दी आपने फिर बायर का रिस्क, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मान लो किसी गलती की वजह से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो फिर उसका रिस्क जिसकी गलती। ठीक है, इसके अलावा कई बार हमने ये वो पार्टी भी डिसाइड कर सकती है कि उसने रिस्क कब ट्रांसफर करना, तो इट कैन बी हैपन कि उन्होंने जैसे आपस में बैठ के डिसाइड करना। डन। ठीक है, रिस्क के क्या क्या पॉइंट है, पहला रिस्क, पहली बात जब तक चीजें बिक नहीं जाती ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक सेलर का रिस्क, जैसे ही चीज बिक गई फिर बायर का रिस्क, अगर किसी गलती के कारण वो चीज बिक नहीं पाई तो उसका रिस्क जिसकी गलती है। ठीक है, अदरवाइज पार्टीज आपस में बैठ के कुछ भी डिसाइड कर सकती है कि रिस्क कौन बियर करेगा। डन बच्चे, चलो अभी ये वाला टॉपिक खत्म हो गया ओनरशिप ट्रांसफर करने का। ठीक है, ओनरशिप की डिलीवरी वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब आ रहे हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है कि कई बार कोई नॉन ओनर बंदा हमें सामान बेच देता है, नॉन ओनर मतलब उसके पास अटोर्नी है, पावर ऑफ अटोर्नी है। ठीक है, तो पावर ऑफ अटोर्नी के तहत वो हमें सामान बेच रहा है, या वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए हमें सामान बेच रहा है। ठीक है, मतलब वो नहीं है जिसके नाम पे वो चीज है, वो उस बंदे का एजेंट है। तो क्या कौन सामान बेच सकता है, कब बेच सकता है, ये सारे वो पॉइंट है। ठीक है, कई बार ओनर ना बेच के किसी और को अथॉरिटी देके कंसेंट दे देता है, सर ये चीज बिकवा दो। जैसे हमने हमेशा प्रॉपर्टी डीलर देखे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स ही जगह को खरीदवाते हैं और बिकवाते हैं कि बायर सेलर कहाँ पे ढूंढते रहेंगे किसको प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी डीलर को हायर करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर वो नॉन ओनर है जो टाइटल ट्रांसफर करता है आगे किसी को। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर कंसेंट नहीं दी गई तो कोई गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। वहां पे बायर के नाम पे वो चीज तब तक नहीं होगी जब तक ये कंसेंट लेटर ना दिखा दिया जाए, जब तक बायर जो सेलर है उसने अपनी मर्जी से ना बोला हो उस एजेंट को कि बेच दो मेरा सामान। ठीक है, अब जैसे हम बोल सकते हैं मैम कौन हो सकता है एजेंट, जैसे कि मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट के बारे में क्या पढ़ा था, जिसको पूरा हक होता है आपका सामान बेचने का, जिसको आप पूरा राइट देते हो कि वो जब चाहे जिसको चाहे सामान बेच सकता है, तो हम कहेंगे हमारा मर्केंटाइल एजेंट है। क्या वो ओनर है? नहीं, तब भी सामान बेच रहा है। अब आते हैं ज्वाइंट ओनर में। ज्वाइंट ओनर में हमने ये पढ़ा था दो बंदे एक ही चीज के ओनर है तो वो दोनों अपनी मर्जी से अलग अलग टाइम पे उसे बेच सकते हैं, उसको दूसरे बंदे को पूछने की जरूरत नहीं है अपना हिस्सा बेचने के लिए। ठीक है, आगे बच्चे सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल के बारे में क्या पॉइंट पढ़ा था कि कई बार एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें एक बंदे की गलती है और दूसरा बंदा इनोसेंट है, तो वो इनोसेंट के हाथ में वॉइडेबल होता है। वो इनोसेंट बंदा बताएगा कि सेल करनी है या नहीं करनी। अगर उसने बोल दिया हाँ करनी है तो ठीक है, हो गई सेल। ठीक है, तो वो वॉइडेबल है, उसमें चांसेस है कि वो हो पाए। तो आगे सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ। जैसे कई बार क्या होता है कि उसने वो चीज पहले ही किसी को बेच दी है पर वो चला वही रहा है, यूज वही कर रहा है। जैसे मैंने आपको कार की एग्जांपल दी थी कि कई बार कार आप अपने पास ही रखते हो थोड़े दिन के लिए। ठीक है, आप कहते हो कि जैसे ही ये हो जाएगा मैं यूज करके आपको दे दूंगा। ठीक है, आगे बच्चे इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। स्टॉपल का क्या था कि एक बार जब आप चीज किसी को बेच देते हो तो फिर आपने, जैसे हमने वो एग्जांपल की थी कि दुकान पे एक बच्चा बैठा है और उसने वो चीज बेच दी, तो अब बाद में कोई उसका पापा आके कहेगा कि तूने क्यों बेची, तो अब वो चीज बिक गई। आप ही ने उसको दुकान पे बिठाया था तो वो बेच पाया ना। तो आप फिर रोक नहीं सकते कि ये चीज मैंने नहीं बेची, वो चीज बिक गई, चाहे थर्ड पार्टी ने बेची, क्योंकि आपकी जगह वो बैठा था इसलिए वो बेच पाया। ठीक है, आगे सेल बाय अनपेड सेलर। अगेन जिस बंदे को पेमेंट नहीं मिली है चाहे आप बायर हो वो किसी और को बेच सकता है क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं दी है आपने। ठीक है, इसके अलावा कई बार किसी बंदे, कोई बंदा अभी बायर बना ही नहीं है, अभी बायर बना ही नहीं है, अभी उसके नाम पे ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जाने बाकी होते हैं, वो पहले ही किसी को बेच देता है, कहता मेरे को मिलने वाली है वो चीज, बताओ कितने में खरीदोगे। तो जिसके हाथ में अभी पोजेशन नहीं आई वो कई बार आके किसी और को चीज बेच देता है, या फिर किसी भी और तरीके से अगर आप चीज बेचते हो तो हम कहेंगे कि हाँ अलाउड है, नॉन ओनर भी चीज बेच सकता है। ये आगे जो पॉइंट्स है बस छोटे छोटे से पॉइंट है। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कब माना जाता है, ऐसे ही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कब कंप्लीट मानोगे, जब गुड्स बेच दी, डिलीवरी हो गई, आगे से पेमेंट आ गई। जैसे ही पेमेंट आ गई हम कहेंगे बस अब कहानी खत्म। आफ्टर सेल सर्विस का कोई प्रॉमिस किया तो ठीक है वो भी दे देना, अदरवाइज वहीं पे कहानी खत्म है। मतलब डिलीवरी आप कितनी तरह से या सिंबॉलिक कर दो या एक्चुअल कर दो या कंस्ट्रक्टिव कर दो, तीनों चलेंगे। अब बोले कि मैम कब जाके इन सबकी मतलब ड्यूटीज और राइट्स वगैरह क्या होते हैं परफॉर्मेंस के टाइम पे। सेलर का क्या ड्यूटी होती है, सेलर ने चीज डिलीवर करनी है। बायर की क्या ड्यूटी होती है, बायर ने सेलर को पेमेंट देनी है बस। अगर हम कहें डिलीवरी करते वक्त क्या क्या हो सकता है, पार्ट डिलीवरी अलाउड है, आप हिस्सों में डिलीवरी कर सकते हो। पर अगर आपको आधे हिस्से नहीं मिले डिलीवरी के टाइम पे, मान लो आधे हिस्से के बाद वो वॉइड हो गया एग्रीमेंट, अब डिलीवरी नहीं आ रही, ठीक है, तो जितने हिस्से आपके पास आ चुके हैं आप डिसाइड कर सकते हो आपने रखने हैं या नहीं रखने। अगर आप चाहो तो उसे वापस भेज सकते हो। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि बायर्स जो है वही डिलीवरी बताएगा कहाँ लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। ठीक है, प्लेस और टाइम हमेशा बायर बताता है और सेलर को उसी जगह वो सामान पहुंचाना होता है। अगर सेलर चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी डिलीवरीज कर सकता है बट बायर के यस बोलने पे। इंस्टॉलमेंट के पॉइंट पे याद रखना, पार्ट डिलीवरी अलग बात है। पार्ट डिलीवरी का मतलब चीज बिक गई है बस वो जा, हम इतनी बड़ी चीज है उसे हम एक ही टाइम पे बेच नहीं पा रहे, तो वो किश्तों में आ रही, मतलब वो अलग अलग आ रही है, दो तीन ट्रक्स हैं जिसपे उसके पुर्जे जा रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट डिलीवरी। अगर हम कहें कि हम देंगे थोड़ा सामान देंगे एक महीने बाद, थोड़ा सामान देंगे 2 महीने बाद, थोड़ा 3 महीने बाद, तब वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी है। ठीक है, पार्ट डिलीवरी के लिए बायर कभी मना नहीं करता है क्योंकि बायर को चीज पहुंच रही है। अब मान लो वो कोई 15 25 से 30 फुट लंबी कोई वो है, वॉल है, आजकल रेडीमेड वॉल्स आती हैं, तो वो वॉल है तो वो हो सकता है कि एक ट्रक पे नहीं आ रही तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके वो भेज रहे हैं कि वहां जाके ज्वाइंट कर देंगे।
तो वो तो उसी टाइम बनी हुई चीज है। इंस्टॉलमेंट में याद रखना हमेशा बायर की कंसेंट कंपलसरी है, बिना बायर कंसेंट से इंस्टॉलमेंट में आप डिलीवरी नहीं कर सकते। रॉन्ग क्वांटिटी का याद होगा, हमने एक चार्ट पढ़ा था कि अगर गलत क्वांटिटी आ जाए तो क्या होता है। उसमें क्या था, वो कम क्वांटिटी आ गई, ज्यादा क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का था कि अगर कम क्वांटिटी आ गई है तो आप चाहो तो आप सारी वापस कर सकते हो, या जितनी आ गई है रख लो। अगर आपको लगता है ज्यादा क्वांटिटी आ गई तो जितनी आपको चाहिए उतनी रखो, वापस कर दो। अगर फिर भी आपने सारी रखनी है, सारी रख लो, कौन मना कर रहा है। अगर आपको चीज ही गलत आ गई है तो आपको चाहिए कि आप उसे वापस ही कर दो, क्योंकि वो आपके इसी काम की नहीं, ठीक है। तो रॉन्ग क्वांटिटी के बारे में वो पूरा चार्ट देख लेना। आगे बच्चे एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा था कि जो फैक्ट्री तक के खर्चे होते हैं वो बियर करता है सेलर, ठीक है। जो फैक्ट्री से लेके बायर के घर तक का खर्चा होता है वो बियर करता है बायर, ठीक है। अदरवाइज भी ये डिसाइड कर सकते हैं, इन दोनों की मर्जी है। हो सकता है बायर कहते हैं सारे खर्चे सेलर को बियर करना, ठीक है भाई सेलर करेगा। अदरवाइज नॉर्मल रूल है कि जब तक फैक्ट्री के गेट तक सामान नहीं पहुंच जाता तब तक सेलर का खर्चा। जैसे ही सेलर की फैक्ट्री से सामान बायर तक पहुंचना है तो सेलर की फैक्ट्री से बायर तक का खर्चा बायर का। अदरवाइज वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी डिलीवरी भी अलाउड है, पर कैसे की जाएगी, बायर के कहने पे। बायर कहेगा मेरे यहाँ पहुंचाने की बजाय उस पार्टी के यहाँ पहुंचा दो, तो मैं मान लूंगा मुझे ही मिल गई चीज। तो ये चीज बाहर ही आपको बोलेगा कि हाँ मैं थर्ड पार्टी के पास डिलीवरी करवाना चाहता हूँ। एक पढ़ा था बच्चे ड्राइवर डिलीवरी वाला, कैरियर और वॉर फिंगर डिलीवरी वाला। वॉर फिंगर अगेन बच्चे, वॉर फिंगर कौन होता है, वो दूसरा बंदा, ठीक है। तो जब आप उसे डिलीवरी देते हो, वो बंदा उस सामान को लेके जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी, वहीं पे सेलर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी है वो सामान वहां तक पहुंचाना। अब उसको किसने हायर किया उस पर डिपेंड करेगा उसका खर्चा कौन देगा। अगर रास्ते में कोई सामान खराब हो गया या कुछ भी हो गया तो उसमें आपको पहले ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैरियर वाले ने बियर करना है या आपने बियर करना है, ठीक है। इसके लिए कोई लॉ का रूल नहीं है कि अगर कैरियर लेके जा रहा है तो उसी के बियर करना पड़ेगा, नो। वो आपने डिसाइड करना है कि लॉसेस किसका होगा, ठीक है। आगे बच्चे डेटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांसमिट, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड। डेटोरिएशन का मतलब क्या, अगर खराब हो जाए सामान रास्ते में, अगेन वही बात बच्चे कि जब तक फैक्ट्री तक से बाहर निकलता है सामान तब तक सेलर की जिम्मेदारी, जैसे ही सामान बायर के पास पहुंचा फिर बायर की जिम्मेदारी, ठीक है। अब वो भी आप अलग से कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो कि किसको बियर करना, वो आपकी मर्जी है, उसमें लॉ इंटरफेयर नहीं करता। इसके अलावा बायर को हमेशा एग्जामिन करने का राइट मिलता ही मिलता है कि जब सामान उसके पास पहुंचेगा वो चेक करेगा कि दिस इंटायर गुड्स जो उसने मंगवाई थी वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन से मैच करती हैं या नहीं करती हैं, ये उसे पूरा राइट दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। एक्सेप्टेंस वाला जो पॉइंट है बच्चे, वही लास्ट वाला पॉइंट है कि किसी चीज की डिलीवरी एक्सेप्ट कब की जाएगी, कब माना जाएगा उसे सामान डिलीवर हो गया, जब बायर बोलेगा, जब बायर चेकिंग कर लेगा, बायर को चेक करने के बाद जब ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरे नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, मुझे जो जो चाहिए था उसमें वो चीज मिल गई है, मैं इन्हें अप्रूव कर रहा हूँ, मैं रिजेक्ट नहीं करना चाहता, तभी उसको पूरा माना जाएगा, तभी उसको डिलीवर्ड माना जाएगा।